नमस्कार मित्रों, शस्त्र आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपीएससी मेंस की अगली सीरीज में हम आज जानेंगे कल्चर की ही सीरीज में कि अशोक का क्या भारतीय इतिहास में योगदान रहा है, कैसे उसकी विदेश नीति रही है और कैसे आज भी अशोक जैसे शासक की प्रासंगिकता बनी हुई है। इसी क्रम में हम जानेंगे कि भारतीय इतिहास में 3 शासकों को महान की संज्ञा दी गई है। एक सिकंदर महान, एक अशोक महान और एक अकबर महान। सिकंदर को तो इतना योगदान है नहीं भारतीय इतिहास में, पर अशोक महान सच में आप जानेंगे कि उसने ऐसे कार्य किए हैं जो महान की संज्ञा प्राप्त करने के लायक हैं। तो सीधा प्रश्न में आते हैं। प्रश्न है अशोक का योगदान या अशोक की प्रासंगिकता। पहले पॉइंट में आप देखेंगे कि अशोक एक इकलौता ऐसा शासक था, ये देखेंगे उस समय उसने अपने जनता से प्रत्यक्ष संवाद किया। अब प्रत्यक्ष संवाद उस समय ऐसे संभव नहीं था क्योंकि आज के समय उस समय डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, कम्युनिकेशन के इतने सारे संसाधन उपलब्ध नहीं थे। तो आप देखेंगे कि उसने अभिलेख के माध्यम से जनता से संवाद किया, जो एक बेहतर शासक की पहचान है। आज के समय में देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी समय समय पे आते रहते हैं टीवी टेलीविजन में। कोविड-19 सिचुएशन में देखेंगे मोदी जी कई बार आए, जनता से संवाद किया, मन की बात करते रहते हैं वो। तो उस समय जब संचार के इतने सारे साधन उपलब्ध नहीं थे, उसके बावजूद उसने जनता से संवाद किया, ये उसके बेहतर शासक होने की पहचान है। फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट सेकंड देखेंगे कि उसने न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी कल्याणकारी कार्य किए। तो नीति निर्देशक तत्व जो भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है, देखेंगे कहीं ना कहीं वहां से प्रेरणा ले रहा था। हम लोग कहते हैं कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व कॉन्सेप्ट लिया गया है, पर देखिए भारतीय इतिहास और परंपरा से भी संविधान के कुछ अंग लिए गए हैं। आदर्श प्रेरणा हमको वहां से मिल रही है। अशोक कल्याणकारी राज्य किया, जगह जगह कुएं खुदवाए, जगह जगह धर्मशालाएं बनाई, हॉस्पिटल बनाई, वैधशालाएं खुलाई। और आज भी देखेंगे कि पड़ोसी राज्यों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत देखिए कि अपने पड़ोसी राज्यों में चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान, तमाम प्रकार के कार्य करता रहता है, जिससे वहाँ के लोगों को वेलफेयर सुनिश्चित होता है। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे सेकुलर स्टेट। जहाँ यूरोप में 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के बाद जो है तो सेकुलर स्टेट कॉन्सेप्ट आया, वहाँ देखेंगे कि सर्वधर्म समभाव का कॉन्सेप्ट या सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ 3वीं शताब्दी में बीसी में ही आ गया था। अशोक स्वयं बौद्ध धर्म को मानता था, पर उसका व्यक्तिगत धर्म था, निजी धर्म था, राज्य का धर्म बौद्ध धर्म नहीं था। और उसने किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया कि आप बौद्ध धर्म अपनाएं। उसने सामान्य सिद्धांत जैसे माता पिता का आदर करना, सबकी मदद करना, ऐसे सिद्धांत प्रचलित किए जो सभी धर्मों के सार्वभौमिक बातें हैं। सभी धर्म में नैतिकता के गुण पाए जाते हैं और वो नैतिकता के गुण ही थे। और धर्म की अच्छी बात तो यही है कि व्यक्ति को नैतिक बनाया अल्टीमेटली। फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे कि कैसे उसने अहिंसा की नीति, शांति की नीति अपना ली, युद्ध नीति का त्याग कर दिया। और उस समय उसने मार काट, खून खराबे, इन सब से दूर, कलिंग के युद्ध आपने सुना ही होगा, उसके माध्यम से उसका कायदा परिवर्तन हुआ, उन सब से दूर उसने युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया और शांति अहिंसा के माध्यम से राजकाज चलाया। और इसीलिए कहा जाता है कि यूरोप के लोग शारीरिक स्तर पे या कहा जाए कि विकास के स्तर पे चाहे कितना आगे चले गए हों, आधुनिक विश्व के लोग कितना भी आगे चले गए हों, पर बौद्धिक स्तर पर अशोक की नीतियों से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। 5वें पॉइंट में आप देखिए पर्यावरण का मुद्दा। तो अशोक ने अपने शासनकाल में पशुओं के मरने पर रोक लगा दी थी, वध करने पर रोक लगा दी थी, शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसीलिए जब 2012 में हमारे यहाँ सीबीडी का सेशन होता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जब 2012 में सेशन होता है हैदराबाद में, तो वहाँ अशोक महान को याद किया गया। वर्तमान विश्व भी उनको याद कर रही पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण को लेकर। तो कहीं नहीं हमारे शासन की एक पॉलिसी दिखाता है कि हम पर्यावरण को भी उतने सजग रहे हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आप कमेंट कीजिएगा, जैसा भी होगा हम लोग आगे से चालू रखेंगे। धन्यवाद।